बात करें तो सैमसंग एक ऐसी कंपनी है जिसने अपने मोबाइल फोन की जर्नी को फीचर फोन से शुरू किया था और फीचर फोन के बाद स्मार्टफोन का जमाना आया और ये वही कंपनी जो आज भी यहाँ पे टिकी हुई है। मेन शिफ्ट आता है 2007 में जब एप्पल अपना आईफोन निकालता है और उसके बाद सैमसंग को भी लगता है कि यहाँ पे यार स्मार्टफोन के साथ कुछ नई चीजें निकालनी चाहिए। और 2009-2010 ईयर कुछ ऐसे थे जहाँ पे सैमसंग ने इवन विंडोज फोन को भी निकाला, इवन एंड्रॉइड के साथ भी निकाला, इवन यहाँ पर उन्होंने अपने खुद के बाडा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ भी मोबाइल फोन को निकाला। लेकिन यहाँ पर कहानी में ट्विस्ट आता है 2010 से, जब ये लोग अपना सैमसंग गैलेक्सी एस लेके आते हैं। और सैमसंग गैलेक्सी एस जब इंट्रोड्यूस हुआ था तब इसके बारे में सिर्फ एक बात कही जा रही थी कि ये आईफोन किलर है। और तब से लेके अभी तक सैमसंग गैलेक्सी एस सीरीज के फोन और लेटेस्ट आईफोन को हम लोग यहाँ पे कंपेयर करते हैं। हालांकि सैमसंग ने अपने अगर फोन देखा तो बहुत तेजी से इंप्रूव करे। गैलेक्सी एस सीरीज के बाद S2 निकाला था, उसके अंदर इंप्रूवमेंट है, थोड़ा बड़ा स्क्रीन हुआ। S3 में और बड़ी स्क्रीन को लेकर आए, S4 के अंदर भी इंप्रूवमेंट्स लिए, S5 के अंदर अपनी IP रेटिंग लेकर आए। यहाँ पर आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर भी देखने को मिला। हर जनरेशन के साथ शिफ्ट आ रहा था। और 2019 में आपको देखने को मिला सैमसंग का गैलेक्सी S10, S10 प्लस और सैमसंग ने अपने UI को भी चेंज किया था। उसके बाद देखा जाए तो 2020 से सैमसंग S20 आया, फिर S21 को इंट्रोड्यूस किया उन्होंने और उसके बाद से माइनर रिफाइनमेंट्स हर साल हम सैमसंग के फोन के अंदर देख रहे हैं। और एप्पल अपने आईफोन में ज्यादा चीजें छेड़ता नहीं है और सैमसंग अपने मोबाइल फोन के अंदर ज्यादा चीजें छेड़ता नहीं है और दोनों बिल्कुल बैलेंस आउट करके यहाँ पर चलती है। यानी कि दोनों के अंदर हेड टू हेड कॉम्पिटिशन है और छोटे मोटे चेंजेस हर साल यहाँ पे इंट्रोड्यूस होते हैं। लेकिन अब बात करते हैं कि सैमसंग ने इसके अलावा देखा तो बाकी जगह काफी सही काम किया। जैसे की बात करें तो सैमसंग की दूसरी लाइनअप के बारे में बात करें, सैमसंग की गैलेक्सी Z सीरीज। अब Z के अंदर इन्होंने Z फ्लिप और Z फोल्ड को निकालते हैं जो कि अल्ट्रा प्रीमियम कैटेगरी के फोन्स होते हैं और एक सुपर हाई एंड डिवाइसेस होते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा फ्यूचरिस्टिक लगते हैं। सैमसंग अपने Z फ्लिप को प्रमोट करता है, Z फोल्ड को प्रमोट करता है और जिन लोगों को नहीं मालूम तो फोल्डेबल्स में मेजॉरिटी सेल्स ये लोग अपने कॉर्पोरेट्स के अंदर करते हैं। इसके बाद अपनी गैलेक्सी S लाइनअप को रखते हैं जो कि फ्लैगशिप लाइनअप होती है जिसके अंदर अपनी सारी टेक्नोलॉजी डालकर देंगे और ये वही लाइनअप होती है जो डायरेक्टली आईफोन से कम्पीट करती है। और आज भी एक पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट के बाद अगर किसी को अगर एंड्रॉइड फोन खरीदना होता है तो उसकी प्रायोरिटी यहाँ पे ऑटोमेटिकली सैमसंग की गैलेक्सी S होती है। उसके बाद नीचे आते तो मिड रेंज कैटेगरी के अंदर आती है आपकी सैमसंग गैलेक्सी A सीरीज। A सीरीज लिटरली सैमसंग के लिए बहुत ज्यादा सक्सेसफुल रही है। हालांकि इसका नाम पहले गैलेक्सी अल्फा से शुरू हुआ था लेकिन बाद में ये A सीरीज आई और सैमसंग की कई सारी सीरीज थी जिसको ये खा गई पूरी तरीके से और अपनी A सीरीज बन के आ गई। A सीरीज मिड रेंज और एंट्री लेवल यहाँ पे सैमसंग के फोन्स के अंदर है। इसके साथ ही उन बेसिक चीजों पे फोकस किया जाता है सैमसंग के फोन्स के अंदर जो मार्केट में यहाँ पे डिमांड रहती है, क्योंकि कई बार मार्केट में लोग प्रोसेसर नहीं समझते, बैटरी का mAh नहीं समझते। यहाँ पर ये बोला जाता है कि सैमसंग का फोन अगर आप यहाँ पे खरीद रहे हो ना तो आपको 2-4 चीजें कंसिस्टेंट मिलेंगी, जैसे कि UI कंसिस्टेंट मिलेगा, अपडेट्स अच्छी मिलेंगी, कैमरा अच्छा मिलेगा, बैटरी अच्छी मिलेगी, डिस्प्ले अच्छा मिलेगा। इन 2-4 चीजों पे खेला जाता है जिस कारण से सैमसंग गैलेक्सी A सीरीज के जो फोन है वो बेस्ट सेलर कैटेगरी में आते हैं और सैमसंग अपनी A सीरीज के फोन को ग्लोबल लेवल पर ले जाता है। इसके बाद आती है उनकी M सीरीज और F सीरीज। देखो M सीरीज और F सीरीज का मेन चीज ये कि बेसिकली ऑनलाइन फोकस रखे गए थे और इनको ऑनलाइन फर्स्ट के रूप में उतारा गया था, जहां पर आज के समय में भी मेजॉरिटी F सीरीज और M सीरीज के फोन्स को ODM के थ्रू यहाँ पे बनाया जाता है। M सीरीज F सीरीज देखा है तो नाम इनका बदल गया। M सीरीज को रखा गया था Amazon के लिए, F सीरीज को रखा गया था फ्लिपकार्ट के लिए। इंडिया से इसकी शुरुआत हुई थी जहां पे कई सारे मेजॉरिटी मोबाइल फोन्स को जल्दी से जल्दी निकाला जा सके, बनाया जा सके, इसलिए M सीरीज और F सीरीज यहाँ पर चलती है। यहाँ पे छोटे मोटे इनोवेशन कई सारी चीजें वो लोग लेकर आए। लेकिन हाँ, आज भी मार्केट में ये भी एक ऐसी सीरीज बन के बैठी हुई है कि कई लोगों जिनको सैमसंग का फोन खरीदना है तो उनको यहाँ पर एक बेटर डील यहाँ पर मिल जाती है और ये मार्केट में चल रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही बात करें तो सैमसंग के कई सारे फोन ऐसे थे जिनको मार्केट से यहाँ पे डिसकंटिन्यू कर दिया गया। एग्जाम्पल बात करें गैलेक्सी नोट। ओरिजिनल गैलेक्सी नोट अपने आप पे रिवोल्यूशनरी डिवाइस था जिसने बड़ी स्क्रीन के फोन्स को लेकर आई थी, स्टाइलस को इंट्रोड्यूस किया था। हालांकि आज भी देखा तो गैलेक्सी S24 अल्ट्रा के अंदर गैलेक्सी नोट की छाप देखने को मिलती है, वहां पर भी S पेन आपको देखने को मिलता है। लेकिन फिर भी गैलेक्सी नोट एक लेजेंडरी लाइनअप थी जिससे काफी लंबे समय तक सैमसंग ने चलाया था। इवन गैलेक्सी नोट 10 का लाइट वर्जन भी उन्होंने निकाला था जिसके अंदर सस्ते रेट के अंदर ये लोग अपने स्टाइलस वाला फोन लेते। लेकिन बाद में इन्होंने चीज करी कि स्टाइलस हमारा एक प्रीमियम प्रोडक्ट है, इसको हम प्रीमियम रखेंगे, बाकी नीचे से इसको बाद में गायब कर दिया। इसके साथ सैमसंग की गैलेक्सी J सीरीज आती थी जो आगे चल के A सीरीज बनी है। J सीरीज के फोन एक जमाने में बहुत पॉपुलर थे। गैलेक्सी Y सीरीज आती थी, गैलेक्सी ऑन सीरीज भी आपको देखने को मिलती थी जो ऑनलाइन फोकस थी। ऐसे कई सारी लाइनअप थी जिनको टाइम टू टाइम सैमसंग ने देखा कि मार्केट में अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, कंपटीशन आ रहा है, तो मार्केट से उन्हें यहाँ पे गायब कर दो। और ऐसी ही कहानी होती सैमसंग के UI की। सैमसंग के मोबाइल फोन्स के अंदर शुरुआत में आपको क्या देखने को मिलता था? टचविज के साथ प्रॉब्लम बताऊं क्या थी यार, बहुत ज्यादा लैग होता था। इसके साथ ही सैमसंग के UI को लोग लैग
हैंग, इन सबसे एसोसिएट करने लगे थे। और सैमसंग को जब ये बात समझ में आ गई तो उन्हें लगा कि टच विज को इंप्रूव करने से कुछ नहीं होगा, पूरी ब्रांडिंग चेंज करके एक नया यूआई लाओ। फिर सैमसंग अपना एक्सपीरियंस यूआई लेकर आई थी। उसके बाद 2019 में ये लोग अपना वन यूआई लेकर आए और वन यूआई एक गेम चेंजर साबित हुआ, जिसने एंड्रॉइड यूआई के अंदर एक नई चीज को शुरू किया। क्योंकि आज के समय भी कई सारी कंपनीज जो वन यूआई होता है उससे इंस्पिरेशन लेती हैं और उससे कई सारी चीजें अडॉप्ट करती है। और वन यूआई का इवोल्यूशन बहुत जबरदस्त हुआ है, फास्ट रखा गया, स्मूथ रखा गया। एटलीस्ट फ्लैगशिप फोन्स के अंदर इवन अपडेट्स को भी अच्छे तरीके से यहाँ पे प्रोवाइड किया गया, जहाँ पे मोबाइल फोन लंबे समय तक अपडेट भी ले सकता है, फीचर रिच भी रखा और वो फीचर्स भी ऊपर काम किया जो लोग यहाँ पे लेना चाहते थे, जो धीरे धीरे बाकी सारी कंपनीज ने यहाँ पे अपना। इवन वन यूआई के साथ ही सैमसंग ने अपना जो पूरा इकोसिस्टम होता है वो भी उसके अराउंड बिल्ड किया। जैसे की बात करें, सैमसंग के टीवीज होते हैं, सैमसंग के लैपटॉप्स आते हैं, गैलेक्सी बुक, सैमसंग की वॉच आती है। देखा जाए तो वहां पर भी वन यूआई का जो लुक एंड फील है उसको रखा गया और आपस में सैमसंग ने अपना फ्लो इंट्रोड्यूस किया गया, ताकि नोटिफिकेशन इधर से उधर ले जाना, डेटा ट्रांसफर करना, जो इकोसिस्टम होता है सैमसंग ने उसके अराउंड यहाँ पे क्रिएट किया। इसके साथ ही बात करें तो सैमसंग ने सिक्योरिटी के अंदर सैमसंग नॉक को लेकर आई थी। बहुत सालों से आ रही थी सैमसंग की नॉक सिक्योरिटी, लेकिन हर बार उसको लेवल अप करते गए, पहले से ज्यादा बेटर किया, वो एक अच्छा एडवांसमेंट था। इसके साथ ही सैमसंग ने अपनी एक्सनोस चिप भी ली। कुछ सालों तक एक्सनोस चिप सैमसंग की स्नैपड्रैगन से बेटर चल रही थी, फिर बीच में स्नैपड्रैगन का एक दौर आया, लेकिन अब धीरे धीरे एक्सनोस वाले बैक ऑन ट्रैक आ रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले कुछ सालों में जब एक्सनोस के जो नए प्रोसेस आएंगे वो स्नैपड्रैगन को बीट कर दे। हालांकि वो कब हो पाता है, कैसे हो पाता है पता नहीं, लेकिन हाँ, सैमसंग की जो नई एक्सनोस लाइनअप आ रही है वो पहली वाली लाइनअप से ऑलरेडी यहाँ पर बेटर हो चुकी है। इसके साथ ही सैमसंग के अंदर एक इंटरेस्टिंग चीज मेरे को यहाँ पर ये लगी कि सैमसंग ने बहुत सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर फोकस ना करते हुए धीरे धीरे कट डाउन करते गए और लिमिटेड प्रोडक्ट्स के ऊपर फोकस किया और एक चीज के ऊपर फोकस किया, गैलेक्सी ब्रांडिंग के ऊपर। और उन्होंने ये गैलेक्सी ब्रांडिंग हर जगह कंटिन्यू रखी अपने जितने भी कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स आते हैं। 2010 में गैलेक्सी टैब आ गया था, लेकिन उसकी भी मार्केट में रिस्पॉन्स अच्छा नहीं था। लेकिन आज देखा तो गैलेक्सी टैब जो नए आते हैं वो काफी ज्यादा एडवांस हो चुके हैं, यूआई उनका काफी अच्छा हो चुका है और कई मामलों में एप्पल के आईपैड को भी यहाँ पे टक्कर दे देते हैं और एंड्रॉइड के अंदर वन ऑफ द बेस्ट टैबलेट्स ये लोग यहाँ पे डिलीवर कर रहे हैं और कंसिस्टेंटली टैबलेट मार्केट को भी पकड़े हुए हैं। ऐसी बात करें वॉचेस की तो 2014 में गैलेक्सी वेयर लाए थे जो एंड्रॉइड 4.3 पर बेस्ड थी, लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज उन्होंने करी कि आगे चल के पहले तो अपने खुद के ओएस के ऊपर लाए, फिर बाद में इन्होंने टोटली वियर ओएस के साथ पूरा गेम बदल दिया जब गैलेक्सी वॉच 4 इन्होंने इंट्रोड्यूस करी थी। और वहां पे गैलेक्सी वॉच 4 के साथ इन्होंने वियर ओएस को एक नेक्स्ट लेवल के ऊपर ले गए, जहां पे प्रॉपर स्मार्ट वॉच का एक्सपीरियंस दिया जा सके। और आज भी मार्केट में बहुत ही कम कंपनी जो वियर ओएस के साथ अपनी वॉचेस देती है, लेकिन सैमसंग ने अभी भी इस चीज को यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से होल्ड कर रखा है। ऐसी सैमसंग ने अपनी गैलेक्सी बुक के अंदर ये चीज कंटिन्यू करी। एक टाइम ऐसा था सैमसंग के लैपटॉप्स इंडिया में आते नहीं थे, लेकिन अब धीरे धीरे लोग इंडिया में अपने गैलेक्सी बुक को भी ला रहे हैं और थिन एंड लाइट कैटेगरी में अच्छे तरीके से इवॉल्व कर रहे हैं। इसके साथ ही बात करें तो सैमसंग ने टीवीज के अंदर भी काम किया, जहां पे टाइजन ओएस को इन्होंने अडेप्ट किया, जहां पे ये लोग अब आज के समय में 7 साल तक अपडेट जो रहता है वो अपने टीवीज के अंदर भी प्रोवाइड कर रहे हैं। और अपकमिंग गैलेक्सी S25 के बारे में बात करें तो वहां पे क्लेम किया जा रहा है कि 8 साल के एंड्रॉइड अपडेट्स मिलेंगे। सुनने में आ रहा है कि एक्सनोस प्रोसेसर के साथ साथ स्नैपड्रैगन 8 एलीट को भी रखा जाएगा, क्योंकि हमें पता है क्वालकॉम की और सैमसंग की डील है। S25 के अंदर भी किसी न किसी एक फोन के अंदर भी ये लोग अपने स्नैपड्रैगन 8 एलीट को यूज करेंगे। तो देखने वाली बात है वहां पे कैसे यूज करते हैं, क्या उसके अंदर एक बेटर चिप यहाँ पे निकाल कर देंगे तो S25 अल्ट्रा बहुत सॉलिड चॉइस हो सकता है। इसके साथ ही फ्यूचरिस्टिक प्रोडक्ट्स के बारे में बात करें तो फोल्डेबल मार्केट में कैटेगरी है उनकी, लेकिन फ्यूचरिस्टिक फोल्डेबल के अंदर वो मल्टीपल प्रोडक्ट्स को इंट्रोड्यूस करने वाले, जैसे कि यहाँ पे एक ट्रिपल फोल्डिंग फोन के बारे में रूमर चल रहा है। जो Huawei ने जैसा टाइप का फोन निकाला था वैसा कुछ सैमसंग भी निकाल सकती है। इवन रोलेबल फोन का भी रूमर चल रहा है और सैमसंग आज के समय में ये प्लान कर रहे हैं कि सारी की सारी चीजें इन हाउस करे, चिप से लेके डिस्प्ले से लेके सारी चीजें खुद बनाए और मार्केट में जितना अच्छा वर्टिकल इंटीग्रेशन रखेंगे, जितना अच्छा कंट्रोल रखेंगे, एंड यूजर को उस तरीके का बेटर प्रोडक्ट ही देखने को मिले। इस चीज के ऊपर यहाँ पे फोकस है। और एक और चीज है कि सैमसंग अब छोटे टर्म में नहीं सोचती कि जल्दी जल्दी फोन लॉन्च करो, जल्दी जल्दी चीजें कर दो, या फिर ऑल्टरनेट जो जनरेशन होती है उसके अंदर मेजर चेंजेस लिखा हुआ है। अब सैमसंग थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल में सोच रही है, 5 साल 10 साल का आराम से सोचती है कि आने वाले 10 साल में किस तरीके से प्रोडक्ट निकाल लो, किस तरीके से यहाँ पे आगे बढ़ना है। छोटे मोटे डिप्स सैमसंग को मिलते हैं, लेकिन आज भी वो ग्लोबली नंबर 1 स्मार्टफोन मेकर बन के बैठे हुए। तो देखा जाए तो यार एक सैमसंग का एक पूरी जर्नी थी यहाँ पे, कि जहाँ पे एक टाइम ऐसा था कि ये लोग कंफ्यूजन में थे कि विंडोज पे जाएं, अपना टच डिस्क लेकर आए या बाडा ओएस पे जाएं, वहां से लेके एक बिल्कुल फोकस डायरेक्शन में यहाँ पे काम कर रहे हैं। देखने वाली बात है कि फ्यूचर में यहाँ पर क्या रहता है, क्योंकि चाइनीज कंपनी से जब जब इन्हें कॉम्पिटिशन मिला तब इन्होंने अपने आप को पूरी तरीके से चेंज किया, चाहे वन यूआई को लेकर आना हो, चाहे एम सीरीज एफ सीरीज को लेकर आना हो, ये सब चाइनीज कॉम्पिटिशन के साथ हुआ। लेकिन अब देखने वाली बात होगी 2025 में ये लोग क्या नया करते हैं और क्या नई चीजें लेकर आते हैं। बात
फिर अगर आप लोग सैमसंग का फोन यहाँ पे यूज करते हो तो अपना एक्सपीरियंस नीचे कमेंट में बता सकते हो। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। मैं आपसे मिलता हूँ अपने अगले वीडियो के अंदर। गुड बाय।